नमस्कार साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये हमारी जीएस की मतलब क्लास चल रही है। तो ये मतलब ये जीएस का तीसरा सेक्शन है। आपने 2-3 वीडियो मतलब 2 वीडियो नहीं देखी है और सारी चीज़ें तो आप जाके देख लीजिए। तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम है ना, इसमें सामान्य मतलब हल प्रश्न पत्र दिया गया है सामान्य ज्ञान का, ठीक है। और ये मतलब 2018 की वैकेंसी थी और 27 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, वही का है, उसी का सेट है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पे चलूंगा। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन से रंग होते हैं बताना है। तो लाल और पहला ऑप्शन ये हरा, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है पीला और ऑप्शन डी है नारंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में लाल और नीला रंग दोनों रंग होते हैं, आपने देखा भी होगा। उल्लेखनीय है कि यह 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 नवंबर 1952 को 52 को ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी को ध्वज प्रदान किया गया था। तो ये चीज ध्यान रखना, डेट इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें हैं ये कि हो सकता है आपकी बार डेट पूछ ले। फिर अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, है ना, मुँह से नैना मिला के पूरा है, तो ये किस भाषा में है। ऑप्शन ये है भोजपुरी, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है ब्रजभाषा, है ना, ये ब्रजभाषा, इसको कट कर दे रहा हूँ। ऑप्शन डी है उर्दू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, ये ब्रजभाषा में है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है ना, उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो को तोतिए हिंद कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये कासगंज मतलब पटियालवी एटा के हैं, तो ये भी ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश मतलब वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को मतलब डॉट डॉट करके से सम्मानित किया गया था, कौन सा पुरस्कार था। तो ऑप्शन ए है भारत रत्न, ऑप्शन बी है पद्मश्री, ऑप्शन सी है पद्म भूषण और ऑप्शन डी है पद्म विभूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण, है ना। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को डॉट डॉट करके है मतलब किससे सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ये है भारत रत्न, ऑप्शन बी है पद्मश्री और ऑप्शन बी है पद्म भूषण और ऑप्शन डी है पद्म विभूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। देखिए वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से कौन कौन एक प्रभा अन्य, है ना, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। ये प्रभा अन्य मतलब कला में है और महाराष्ट्र के हैं। राधेश्याम खेमका जो कि साहित्य एवं शिक्षा में पाए हैं और उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। इनको मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत जनरल बिपिन रावत जो कि लोक सेवा के लिए इनको मिला था, ये उत्तराखंड के थे। और क्या कहते हैं कि मरणोपरांत कल्याण सिंह को दिया है, ये लोक सेवा में मतलब लोक सेवा के क्षेत्र में पाए हैं और उत्तर प्रदेश से हैं मतलब, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था, है ना। किस जीएसटी निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था कुछ, है ना। तो ऑप्शन ये है चुंगी, ऑप्शन बी है संपत्ति कर, ऑप्शन सी है आयकर, ऑप्शन डी है स्टाम्प शुल्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुंगी, है ना। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित कर शामिल हैं, कौन कौन से हैं। केंद्र संबंधी कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, औषधि और शौचालय निर्माण, और इसके अतिरिक्त क्या है उत्पाद शुल्क, विशेष महत्व के मतलब सामान आदि। और राज्य से संबंधित है कि राज्य वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स जिसे बोलते हैं। केंद्रीय बिक्री कर और विलासिता कर, चुंगी, प्रवेश कर, सभी प्रकार के मतलब खरीद कर, लॉटरी और जुए पर कर, विज्ञापनों पर आदि। अतः चुंगी कर इस ऑप्शन में दिया गया तो जीएसटी में शामिल है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, है ना, कोई के नंबर वाइज मतलब नंबर इसका सेक्शन नंबर पे ध्यान मत देना। ये क्वेश्चन आपका था मतलब वैसे 5वां क्रम का था, एक लिखा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ये है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 7 जनवरी, ऑप्शन सी है 1 अगस्त, ऑप्शन डी है
21 सितंबर, तो इसका 7 अप्रैल सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस यानी ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ये है जॉर्ज क्लाउड, ऑप्शन बी है सैमुअल कोल्ट और ऑप्शन सी है मार्टिन कूपर, ऑप्शन डी है विलियम कूलेन। तो इसका सही हो जाएगा जॉर्ज क्लाउड, है ना। नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्ज क्लाउड द्वारा किया गया था। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार, सैमुअल कोल्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये ध्यान रखना कि सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। ठीक है, और मार्टिन कूपर ने 1970 में मोबाइल फोन का आविष्कार किया था, ये भी ध्यान रखना। और विलियम कूलेन को प्रथम कृत्रिम प्रतिशीतलन प्रणाली का आविष्कार माना था, जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, फ्रीज वगैरह ये सब होते हैं, उसकी बात कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए है बायो, ऑप्शन बी है सेल्फी, ऑप्शन सी है अवतार, ऑप्शन डी है मुखौटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतार, है ना। मतलब ऐसे ही डॉट डॉट करके था यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन, मतलब 7 यहाँ पे इस तरीके से इस सेंटेंस को पूरा करने वाला ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला, ये अवतार एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के निकटतम है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट मलेशिया के निकट स्थित है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है, करेंसी रिंगिट चलती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ठीक है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू, करेंसी रुपया चलती है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ये ऑप्शन है बोलीविया, ऑप्शन बी है वेनेजुएला और ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो बोलीवर मतलब इसकी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया और वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित स्थल अवरुद्ध देश है, इसकी राजधानी सुक्रे है। और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इसकी राजधानी कराकस है ना। ब्राजील की राजधानी, जो कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, इसकी राजधानी ब्राजीलिया है, जैसा मैंने बताया था। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है जिम कार्बेट, ऑप्शन बी है रणथंभौर, ऑप्शन सी है काजीरंगा और ऑप्शन डी है बंदीपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा, है ना। तो इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जबकि जिम कार्बेट नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, सांभर और हिरण, जंगली सुअर पाए जाते हैं। बंदीपुर उद्यान ये कर्नाटक में है, बाघ, तेंदुआ, हाथी आदि पाए जाते हैं। देखियो, जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है ना। और फूलों की घाटी, नंदा देवी, ये सब उत्तराखंड में है। रणथंभौर, सरिस्का और ये सब राजस्थान में है। और काजीरंगा मानस नामेरी डिब्रू साइखोवा काजीरंगा मानस नामेरी असम राज्य में स्थित है। अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल ये सब कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो बहुत सिंपल वाली बात है ना, आप लोग जानते होंगे मणिपुर की है। ठीक है, तो देख लीजिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, या त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये सब सारी चीजें हैं। ये तो इतना नॉर्मल सी बात है, सब जानते ही होंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा से दूर है? तो ऑप्शन ए है गांधीनगर, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है अगरतला, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, है ना। निम्नलिखित में से जो भुवनेश्वर कर्क रेखा से दूर है और कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर रांची है ना, ये ध्यान रखना।
और निम्नलिखित में से बोला है, वैसे तो बहुत सारे दूर हैं, लेकिन तो इसमें से भुवनेश्वर दूर है, लेकिन सबसे टॉप पर मतलब सबसे मतलब रांची से ही गुजरता है, मतलब थोड़ी दूर पर होता है राजधानी रांची, तो अगर निकटतम पूछता तो बता देते रांची। फिर अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल ऑप्शन ए है नागालैंड, नागालैंड, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड, है ना। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। भारत के सिक्किम सागा दावा महोत्सव मनाया जाता है, भारत में सिक्किम में सागा दावा महोत्सव मनाया जाता है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख महोत्सव है। छठ पूजा जो है बिहार में मनाया जाता है ना, तो भी ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। तो ऑप्शन ए है बलूचिस्तान, ऑप्शन बी है सियाचिन, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है या इम्फाल या कोहिमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इम्फाल कोहिमा, ठीक है। कोहिमा निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915, ठीक है, 1915 को की थी, परंतु इसे आजाद हिंद सरकार मतलब कहा जाता था द्वितीय विश्व युद्ध के समय वर्ष 1942, ठीक है, में इसे आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी कहा गया, जो 5 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया, है ना, और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना से बर्मा, इम्फाल और कोहिमा, ठीक है, में साथ मिलकर मोर्चा लिया, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए है सिंह, ऑप्शन बी है वृषभ, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है सांप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृषभ का मतलब होता है बैल, ठीक है। पोला त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस त्योहार में वृषभ यानी बैल की पूजा की जाती है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति और ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, है ना। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपता मतलब देता है, जो कि अनुच्छेद 76 के तहत मतलब ये है, ठीक है, बात कही गई है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहना मतलब बना रहता है, जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे तब तक हटेगा नहीं, है ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऐसे मतलब डॉट डॉट करके है कि राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, ठीक है। और ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार, है ना, जो पेटेंट होता है ना, पेटेंट 20 वर्षों का होता है, प्राप्त करने का प्रयास किया था, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मतलब जीआई टैग होता है, ऐसे पेटेंट भी होता है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान मतलब डॉट डॉट करके है, किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? ऑप्शन ए है रफी अहमद किदवई, ऑप्शन बी है कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन सी है प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा और ऑप्शन डी है मतलब कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, है ना। इन्होंने ही भारत का संविधान जो मूल प्रतिलिपि है, ये हिंदी वाला वर्जन इन्होंने ही लिखा था, ना। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने हिंदी प्रिंटिंग की थी, है ना। इनका मतलब हर पेज पे इन्हीं का नाम है, ठीक है, ये अपना नाम लिख लिए थे, साइन बनाए थे। और 19वां है प्रश्न नंबर मतलब 19वां है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वो दक्षिण अफ्रीका से मतलब कहाँ जा रहे थे? तो कहाँ जा रहे थे? ऑप्शन ए है प्रिटोरिया, ऑप्शन बी है
जोहान्सबर्ग, और ऑप्शन सी है केप टाउन, ऑप्शन डी है डरबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया, है ना। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, 1893 ईस्वी में जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, ध्यान रखना, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, ठीक है, डरबन से कहाँ जा रहे थे, प्रिटोरिया जा रहे थे, और उन्हें पीटर्सबर्ग के निकट, ठीक है, कहाँ पर, पीटर्सबर्ग के निकट रेलगाड़ी से जबरन उतार दिया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है प्रिटोरिया, है ना। फिर अगला प्रश्न है, नृत्य का निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? ऑप्शन ए नौटंकी, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी है बिहू, ऑप्शन डी है गरबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहू, है ना। बिहू असम राज्य से संबंधित है, नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथकली केरल से, और केरल का प्रमुख है, गरबा गुजरात का है ना। और बहुत सारे हैं, जैसे लावड़ी महाराष्ट्र का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है ना। और मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है ना, ध्यान रखना। योजना के तहत खोले गए सभी बैंकों के बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन बी है स्वर्ण भारत योजना, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन डी है अटल पेंशन योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत खोले गए सभी खातों में 5,000 रुपए अब तक के, मतलब 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। यह भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना है और हर परिवार का बैंक खाता खुलाना है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है ना, मतलब वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 325 ईसा पूर्व में मगध में हुई। तत्कालीन मगध में वर्तमान बिहार के पटना तथा गया जिले में शामिल, मतलब गया जिले शामिल थे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संगठन का सदस्य, निम्नलिखित में से, मतलब भारत निम्नलिखित में से किस संगठन, फिर से पढ़ दे रहा हूँ, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ऑप्शन बी है राष्ट्रकुल, ऑप्शन बी है G20, ऑप्शन मतलब सी है G20, ऑप्शन डी है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, आसियान जिसको कहते हैं इन शॉर्ट, का मतलब सदस्य भारत नहीं है, ठीक है। आसियान में ब्रुनेई, कंबोडिया, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट कई बार कंट्री पूछता है, तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, है ना, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है ना। इनकी कई बार राजधानी पूछ लेता है ना। तो ध्यान रखना, कंबोडिया की राजधानी नाम फिर है, इंडोनेशिया की जकार्ता, लाओस की विंतियाने, मलेशिया की कोलालमपुर, म्यांमार की नायपीदा, फिलीपींस की राजधानी क्या है, सिंगापुर की है सिंगापुर सिटी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। फिर अगला प्रश्न है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता था, मतलब जीता? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, है ना। 28-29 अगस्त 2018 के मध्य संपन्न कैरम विश्व में, मतलब भारत की महिला T20 महिला टीम ने तथा श्रीलंका के पुरुष वर्ग में विश्व कप जीता, जबकि अक्टूबर 2022 में संपन्न कैरम विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत ने महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने सिंगल टीम तथा दोनों खिताब जीते, ठीक है। अगला है, विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये ओल्ड इंफॉर्मेशन है, इसको उस समय 100वां था कि विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का 100वां स्थान था। 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक द्वारा जारी उद्योग सहजता सूचकांक 2020 में 63वें स्थान पर है ना। और उल्लेखनीय है कि इस सूचकांक में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है। वर्तमान में सूचकांक के प्रकाशन को विश्व बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। तो 2020 में जो है, 2020 में भारत कितने स्थान पर था? तो ये था 63वें, है ना। और क्या कहते हैं कि ये मतलब न्यूजीलैंड टॉप पर था, है ना, न्यूजीलैंड टॉप पर था, ठीक है।
टॉप पर था, ध्यान रखना, है ना। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डॉट डॉट करके नाम दिया। इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, तो यहाँ पे को के बाद में ब्लॉक है ना, इस तरीके से तो जोड़ लेना, ब्लॉक नाम दिया। तो ऑप्शन ये है केन्या, ऑप्शन बी है तंजानिया, ऑप्शन सी है सूडान, ऑप्शन डी है युगांडा। तो सही आंसर हो जाएगा सूडान, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय नौसैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया, ध्यान रखना, है ना, इंपॉर्टेंट है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए है अंजलि भागवत, ऑप्शन बी है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी है अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन डी है अनुराधा बिस्वाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, है ना। नवंबर 2018 के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर थी, ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन ये है आवट्टू ग्रंथि जिसको थायराइड बोलते हैं, अग्न्याशय जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, तिल्ली जिसे स्प्लिन बोलते हैं, और अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिल्ली यानी स्प्लिन। स्प्लिन या प्लीहा एक ऐसा अंग है जो सभी मतलब रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। यह पुरानी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। यह रक्त निस्यंदक के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है, जिससे रक्त में प्रविष्ट जीवाणु छनकर वही पृथक हो जाते हैं, ठीक है, और श्वेत कणों यानी RWBC के जीवाणु भक्षण द्वारा अंदर ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा तत्व शामिल है ना। ऑप्शन ए है प्लेटिनम, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है क्रोमियम, ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, है ना। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा तांबा धातु शामिल है। इस प्रकार स्वर्ण का लगभग मतलब जो लगभग वो जो 14 कैरेट का मतलब होता है, ये जो सोना होता है गुलाब सोना, ठीक है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ध्यान रखना। मोनोमर और कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? ऑप्शन है टेफ्लॉन, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है बेकेराइड, ऑप्शन डी है केवलर। तो इसका सही आंसर है नायलॉन, है ना। नायलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए मोनोमर प्रोटोलैक्टम या प्रोटोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 31 है शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? मतलब पूछ रहा है शक्ति की भौतिक विमा की मात्रा क्या, मतलब वो क्या है, विमा क्या है, विमेय सूत्र क्या है? तो ये AM1 लिखा है, इसको मैं अब कैसे लिखूं, यहाँ मिस प्रिंटिंग है तो इसको M1 है, और ये पावर 2 होता है ना, इसको ऐसे ही नहीं लिखा जाता है M1। उसके बाद में ये है, ये भी M1 है, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ये -3 है, इसको काट दो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ भी M1 है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 2 होता है ना। और फिर इसके बाद M1 L3 फिर T-3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे डिटेल अच्छे से लिख दूंगा अभी। देखिए इसका होता है M1 M के पावर 1 लिखा जाता है, फिर L के पावर 2 लिखा जाता है, फिर उसके बाद में T-3, इस तरीके से विमेय सूत्र होता है ना। तो ध्यान रखना, तो इसका जो शक्ति का भौतिक मात्रक विमा यही है ना, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि CaSO4 इंटू 2H2O 2H2O इतनी मिस प्रिंटिंग हुई है कि हद से ज्यादा, ठीक है। CaSO4 इंटू यहाँ पे 2H2O यहाँ पे 2 लिखा है, और ये 4 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ जल के अणु लिखे गए हैं, है ना। का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है एप्सम, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है गंधक, ऑप्शन डी है क्वार्टज। तो इसका सही आंसर है जिप्सम, है ना। यहाँ पे 2H2O जल है ना, जल है। तो
COSO4 इंटू TH2 जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, और एप्सम का रासायनिक नाम मतलब क्या है कि MgSO है, और गंधक मतलब गंधक का रासायनिक नाम सल्फर है जिसका सूत्र S होता है। और ये जो क्वार्टज या फास्फेटिक एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र SiO होता है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है हस्तिनापुर, ऑप्शन सी है आजमगढ़, ऑप्शन डी है मऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर, है ना। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र अंकन है, मतलब कित बना है? उत्तम ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है गरुण, ऑप्शन सी है मोर, ऑप्शन डी है गैंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा मछली, है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिंबल में आपने देखा भी होगा मछली का चित्र बना है, दोनों तरफ ऐसा बना होता है, स्टिकर लगा ही होता है, सबसे पहले उसका ही देख लेना। फिर अगला है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का मतलब योगदान कितना रहता है? तो लोकसभा में कितनी होती है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी है 90। तो इसका सही आंसर रहेगा 80, है ना। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो विधानसभा में 403 सीटें उत्तर प्रदेश में, लोकसभा में 80 है, राज्यसभा की 31 है, और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। विधान परिषद की 100 सीटें। तो ओवरऑल हर मामले में जनसंख्या में मतलब यूपी आगे है, और सीटों में तभी आगे रहेगा, है ना। तो यूपी में कितने जिले हैं? 18 मंडल हैं, है ना। मंडल की संख्या 18 है। मैं डेटा मैं पढ़ा दूंगा एक बार फिर से। फिर अगला प्रश्न है कि माघ मेला मतलब डॉट डॉट किस दिन मतलब शुरू होता है? तो ऑप्शन ए मकर संक्रांति, ऑप्शन बी है वसंत पंचमी, ऑप्शन सी है महाशिवरात्रि, ऑप्शन डी है अक्षय तृतीया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा कि मकर संक्रांति, ठीक है। माघ मेला मकर संक्रांति के मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है, और मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होने लगता है ना। तब उसी दिन से मतलब ठंडी का मतलब धीरे धीरे मतलब कम होने लगती है, और सूर्य जो है मकर रेखा पार करके चला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि 37 है कि कवि संत कबीर दास का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है अयोध्या। तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। कवि संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दोनों दंपति थे, जुलाह थे, इन्होंने ही पालन पोषण किया था, है ना। और क्या है कि 38वां प्रश्न है कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद मतलब किसके द्वारा रखी थी? डॉट डॉट करके है। तो ऑप्शन ये है बड़े गुलाम अली खान, ऑप्शन बी है बख्शू खान, ऑप्शन सी है बिस्मिल्ला खान, ऑप्शन डी है अमजद अली खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बख्शू खान, है ना। लखनऊ घराने की नींव कौन मोटू मतलब कौन थे? मैं पेज पढ़ दे रहा हूँ कहीं गलत प्रोनाउंस ना हो जाए। तो इनका था मोंदू बख्शू खान द्वारा की गई थी, है ना, रखी गई थी, ध्यान रखना। तो ओवरऑल ये हमारा क्लासेस खत्म हुआ, मतलब जीएस का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।